हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 6 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारा खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ कहाँ से होके गुजरता है और कैसे डाइजेस्ट होता है। फूड यानी कि खाना हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए एक फ्यूल के जैसा है, एक ऐसा फ्यूल जिसके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये जो खाना है ये एक तरह से हमारी ज़िंदगी है। तो ये खाने में होते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिन्हें हम बुलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? दीज आर द रॉ मटेरियल्स आवर बॉडी नीड्स टू बिल्ड एवरीथिंग। तो अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है, हमारी बॉडी को बोन्स बनानी है, मसल्स बनानी है, या फिर कोई भी डैमेज्ड पार्ट को, अपनी बॉडी के किसी भी डैमेज्ड पार्ट को या सेल को रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए ये न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे फूड में। तो बिना फूड के हमारी बॉडी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकती है। तो ये जो फूड होता है ना, ये फूड दो कैटेगरीज में होता है। कुछ ऐसा खाना जो काफ़ी हेल्दी है, कुछ ऐसा जो हेल्दी नहीं है। सो देयर आर टू choices of food that we can make. One is a good choice of food and another is the wrong choice of food. तो जो हमारा healthy food आता है उसमें that is the good choice of food। ठीक है, जैसे कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, एग्स हैं, मीट है। सो ऑल ऑफ देम दे कम अंडर द गुड चॉइसेस ऑफ फूड, क्योंकि ये वो खाना है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आता है जंक फूड विच इज सेड टू बी द रॉन्ग चॉइस। वाई? बिकॉज जब हम ये खाना खाते हैं तो इससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी को जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, राइट। तो गुड चॉइस वो है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली करने में हमारी मदद करे, और रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड वो है जो हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स, जो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव करे, उन न्यूट्रिएंट्स से दूर रखे और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ना मिले, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। तो फूड की हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंस क्या है? तो पहली चीज़, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, काम करने की एनर्जी, अपने लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने की एनर्जी। व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस? कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि एनर्जी, रेस्पिरेशन एक तरह का लाइफ प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी हमारे अंदर क्या करती है? एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। वैसे ही सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड है, जो फ्लूइड है, जो इधर से उधर घूम रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। वैसे ही बहुत सारे ऐसे और एक्टिविटीज़ हैं या कुछ ऐसे काम हैं हमारे लाइफ में जिनको किए बिना हम शायद जिंदा नहीं रह सकते। सो ऑल ऑफ देम नीड्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, और वो आती है खाने से। तो इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। तो हमारी बॉडी ना
काफ़ी बड़ी है, मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है। तो ये जो सेल्स है ना, हर एक सेल को चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम वो ग्रो करते रहें और हमारी बॉडी ग्रो करती रहे, और साथ में अगर कोई ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो डैमेज हो गया है या कोई टिश्यू है या सेल है तो उसको भी रिपेयर कर सके। तो उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो फूड में है। द नेक्स्ट इज मटीरियल्स फॉर कीपिंग अस हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो हमारी बॉडी में ना बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो कई बार अगर आपको कभी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अगर आपकी आईज में पेन हो रहा है या सर दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ जो डॉक्टर हमेशा हम सबको बोलता है कि बहुत सारा पानी पीना है और हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाना है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड हो। जैसे किसी की आंखों की रोशनी, मतलब किसी की आईसाइट वीक हो रही है तो उसमें बोला जाएगा कि विटामिन ए लेना है ताकि आपकी आईज जो है वो ठीक रहें। आपकी विटामिन ई आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है, राइट। फिर पीछे कोविड आया था तो कोविड में था कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी को बचाती हैं कुछ डिजीज़ेस से। तो उसके लिए हमें हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत ज़रूरी है, right? So this is the importance of food for our body. Now ये जो सारा खाना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें तभी मिलेंगी जब हमारा खाना न्यूट्रिशियस होगा, जब हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स भर भर के होंगे, जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेजिटेबल्स भी खानी पड़ेंगी, हमें फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, हमें फ्लूइड्स भी एक करेक्ट अमाउंट में लेना पड़ेगा, हमें दूध भी पीना पड़ेगा, हमें शायद फ्रूट जूसेस भी पीने पड़ेंगे। तो हमें हर एक चीज़ को अपनी बॉडी में लेना है, वो भी एक बैलेंस्ड अमाउंट में। नाउ अगर हम बात करें इन न्यूट्रिएंट्स की, जिनकी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे फूड के जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम किसी भी तरह अपनी बॉडी के फंक्शंस को पूरा कर सके। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर सर्टेन 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो देखते हैं कि हर एक ये न्यूट्रिएंट हमें कहाँ मिलता है और हमारी बॉडी के लिए ये न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है। सो वी विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है, ये हमें तब मिलेगी जब हम गुड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे, तो कार्ब्स खाएंगे हम, ठीक है। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का, कार्ब्स का, राइट। सो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्ब्स हैं ये हमें मिलते हैं राइस में, ये हमें मिलते हैं पोटैटो में, और ये हमें मिलते हैं शुगर केन में। तो अगर हमें कार्ब्स लेने हैं तो हमें ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का भी आजकल बहुत ट्रेंड है, वो बॉडी बिल्डिंग में तो बस यही काम करते हैं प्रोटीन्स। दे प्रोवाइड बॉडी विद द बिल्डिंग मटीरियल टू ग्रो। तो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो मटीरियल चाहिए, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए मटीरियल चाहिए, वो हमें प्रोटीन से मिलता है। तो प्रोटीन्स आते कहाँ से हैं? तो ये प्रोटीन्स आते हैं एग्स से, देन मिल्क से और पल्सेस से, जो दालें हम खाते हैं उनसे। सो दाल भी खाना ज़रूरी है, दूध भी पीना ज़रूरी है, और अगर आप एग खाते हो तो एग भी खाओ क्योंकि एग से हमें काफ़ी सारा प्रोटीन मिलता है। द नेक्स्ट वन इज़ फैट्स। फैट्स का कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और फैट साथ के साथ हमारी बॉडी को इंसुलेट भी करता है कि जब हमारी बॉडी को फैट्स एक तरह से ठंड से बचाते हैं। तो आपने ये तो सुना होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो जो मोटे लोग होते हैं ना उनको ठंड नहीं लगती है, उनको ठंड कम लगती है, और जो पतले लोग होते हैं ना उनको उतनी ही ज़्यादा ठंड लगती है,
ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं ना, इनकी बॉडी में होता है क्या? फैट। इनकी बॉडी में काफ़ी सारा फैट होता है और ये फैट इनको ठंड नहीं लगने देता है, इनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। वहीं पर जो पतले लोग होते हैं ना, तो फैट कम होता है, तो इंसुलेशन बॉडी की थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वो खाना है जो हमें फैट देगा? तो देखो, पंजाब हरियाणा से कौन कौन है? ठीक है, तो हम सबको पता है कि क्या खाना है? घी खाना है। ठीक है, जो ऑयल हम यूज करते हैं ये भी हमें फैट देता है। इवन द बटर दैट वी ईट दैट ऑल्सो इज रिच इन फैट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स कुछ ऐसी चीजें विच आर नीडेड फॉर द स्पेसिफिक रोल इन द बॉडी। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि मिनरल्स हमें एनर्जी देते हैं, सो दैट इज नॉट राइट। ठीक है, हर एक मिनरल का अपना अपना काम है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत है, सो आयरन इज अ मिनरल जो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में मिलता है, काफ़ी दालों में भी मिलता है। देन सोडियम, तो सोडियम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट आर बॉडी नीड्स। उसके सिवाय कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सो ऑल ऑफ देम आर द मिनरल्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, राइट। अब उसके बाद हम आगे आते हैं और हम डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विटामिन हमें काफ़ी सारे फ्रूट्स में मिलते हैं और काफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाना है ताकि हमें ये 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जल्दी से रिकॉल करें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, minerals and vitamins. So these are the 5 main nutrients which are found in our body, which are needed by our body, और ये हमारे main nutrients हैं। ठीक है, अब इतना तो हमने पढ़ लिया। अब देखो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कितने अमाउंट में चाहिए। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम लेके गए तो डॉक्टर बोले अच्छा आपको ना कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम ज़्यादा लेना है। ठीक है, अपनी कैल्शियम का इंटेक आपको बढ़ाना है। ठीक है, फिर वो आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी बना के देता है कि अच्छा इसमें कैल्शियम है, ये सुबह इतना खाओ, शाम को इतना खाओ, फिर रात में इतना खाओ, तो आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है ना उसको कोई भी न्यूट्रिएंट एक करेक्ट अमाउंट में चाहिए। मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो ज़्यादा हो सकता है और ना वो कम। अगर वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो भी हमें प्रॉब्लम है, अगर वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम होगा तो भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज द माइक्रो nutrients and the second one is the macro. So micro मतलब कि छोटी सी क्वांटिटी में, so this has to be macro, ठीक है, and this has to be micro, right? तो I have exchanged them. तो macro मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वहीं पर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में या माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। वी कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर स्मॉल, जैसे कि मिनरल्स और वाइटामिन्स। सो these are the nutrients which are needed in the small amount. क्लियर? तो आपने ना कभी भी जब भी आप कोई पैक्ड फूड लाते हो ना तो उस पैक्ड फूड के पीछे ना कुछ ऐसा सा स्टिकर होता है, वहाँ पर उस फूड में मिलने वाली क्वांटिटी, उस फूड में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज लिखी होती हैं। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें ना शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा, च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें कई कंपनीज़ का ऐसा देखा गया है कि उनमें ना वो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एक सर्टेन अमाउंट में चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है। तो अगर आप कभी भी कोई चीज़ लेकर आते हो, कोई पैक्ड चीज़ लेके आते हो, उसके पीछे ये वाला एक कॉलम देखना, वहाँ पर आपको वो बताएगा कि
किस क्वांटिटी में कौन सी चीज इस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट है, राइट? तो आई होप द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर क्लियर टू यू. नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है, या तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे या फिर वो कहीं बाहर से अपना खाना लेंगे और फाइनली उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, कुछ ऐसे सब सिंपल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और यूटिलाइज कर लेंगे हमारे सेल्स उनको, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर सके, किसी भी तरह के डैमेज को रिपेयर कर सके. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. तो क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन और सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है. तो अब सिंथेसाइज तो सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं. अगर हम एनिमल्स पे आते हैं, सो वी ऑल ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम आउटसाइड किसी ना किसी तरह से, ठीक है. सो वी कन्वर्ट दिस फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस ताकि हम इस खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करें और उसके बाद हमारे बॉडी के सेल्स इनको एब्जॉर्ब करें और यूटिलाइज करें फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द न्यूट्रिशन. तो it is very important for you to understand the meaning of the word nutrition, right? तो हम कोई भी खाना अपने पास ला रहे हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और अब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये हमारे सेल्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, राइट? तो यही तीन चीजें हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन के आंसर में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए कि हमने खाना ऑब्टेन करना है या सिंथेसाइज करना है, फिर इसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है एंड फाइनली हमारे सेल्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे और यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और डेवलप कर सके. क्लियर? तो आई होप द वर्ड न्यूट्रिशन का मीनिंग आपको समझ आ गया है. चले आगे. कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन. सो आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है. सो डोंट वरी. ओके, नाउ कमिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब हमने ना ये खाना खाया है, राइट? हमारे चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, बट जब भी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन के, जो स्टार्ट होता है हमारे खाना खाने से टिल द पासिंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. तो इस पूरे न्यूट्रिशन के स्टेप में ना 5 चीजें आती हैं. सबसे पहला है इंजेशन, मतलब टेक इन, ठीक है, हमारा वो प्रोसेस जिससे हम खाना लेते हैं अंदर. फिर डाइजेशन, एक वो प्रोसेस जिससे हम इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं. फिर एब्जॉर्प्शन, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. देन एसिमिलेशन, इस खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, right? And finally egestion, that is excretion or the removal of waste. So these are the 5 steps of nutrition. तो starting with ingestion, मतलब खाने को अंदर लेना, ठीक है. Then digestion, इस खाने को डाइजेस्ट करना. Then absorption, ये जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना है इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे. अब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस बन चुके हैं इस खाने से या एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, अब हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेगी. फिर हमारी बॉडी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगी एंड फाइनली जितना भी जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा. सो दैट इज एक्सक्रीशन और इजेशन, ठीक है. सो देयर इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. इट स्टार्ट्स विद माउथ, जहाँ से हम इंजेशन करते हैं, एंड इट एंड्स टिल एनस, जहाँ पर इजेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सिर्फ ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं.
सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो जैसे कि हमने बात की कि ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से एंड इट एंड्स टिल एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है ये बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से। तो माउथ से शुरू होती है, देन यहाँ पर माउथ है, ठीक है, then from mouth there is this long tube which is called as esophagus, ठीक है। esophagus के बाद ये वाला ऑर्गन है, इसे हम बनाते हैं स्टमक। स्टमक के बाद ये खाना इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर खाना इधर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। और फाइनली ये खाना जाएगा, विल बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। तो ये वो पूरा ट्रैक है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या फिर हम इसे डाइजेस्टिव कैनाल भी बुलाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल या फिर फूड कैनाल, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस एलिमेंट्री कैनाल प्लस द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेक अप दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या है, ये एक लॉन्ग मस्कुलर एक कॉइल्ड ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स टिल दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनस, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में बीच बीच में हमें सिक्रीशंस आती हैं कुछ ग्लैंड्स की, कुछ ग्लैंड्स हेल्प करते हैं इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड दे आर लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज, right? So what is digestive system? Digestive system is composed of what? It is composed of this alimentary canal which starts from mouth till anus plus the digestive glands which pour their secretions into this alimentary canal and help in the digestion of food. बात क्लियर हुई सबको कि एलिमेंट्री कैनाल एक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। तो एक कैनाल है जो माउथ से शुरू होती है और एक पूरी एक लंबी सी ट्यूब है और एनस पर एंड होती है। सो दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। और बीच बीच में हमें यहाँ पर कुछ सिक्रीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे ये वाला ग्लैंड है, सो दिस इज लिवर। यहाँ पर माउथ में आपको कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो लिवर ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और यहाँ पर ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज, राइट। तो ये तीनों ग्लैंड्स इसी डाइजेस्टिव ट्रैक या इसी पूरी ट्यूब में अपने सिक्रीशंस पोर करते हैं जगह जगह पर, जिसकी वजह से हमारे खाना को डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प मिलती है। तो आई होप ये जो बेसिक है ना ये आपको समझ आ चुका है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट की, जब हमने खाना खाया, जब इंजेशन हुआ तो खाने को क्या होगा और वहाँ पर कौन कौन से सिक्रीशंस होंगी और वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फिर बढ़े आगे। बेसिक आप समझ चुके हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पहले एक टर्म को और समझ लेते हैं, एंड द टर्म इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स खाना जो हमने खाया है वो कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेते हैं,
मतलब जब हम खाना खाते हैं तो मान लो हम रोटी सब्जी खा रहे हैं तो हम ऐसे रोटी और सब्जी उठाएंगे, हम खाना माउथ में डाल देंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इस फूड में। तो जब खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल से मूव करता है तो यही सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड दे आर इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो सिंपलर सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट होने के बाद अब इजीली ये सारा का सारा खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन दोनों ही टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। So let us start with the first step of nutrition, that is ingestion. तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा शुरू होता है with the opening of the alimentary canal or the digestive canal या फिर digestive tract, ठीक है। And that opening is our mouth. तो this is our mouth, right? तो हम खाना कैसे खाते हैं? खाना लेते हैं, we open our lips, ठीक है, जॉ को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खाना अंदर डालते हैं, and this is how we obtain our food. This is how we take in the food. So this taking in of food is called ingestion, ठीक है। तो ये हमारा माउथ है, इट इज बॉर्डर्ड बाय द लिप्स, और लिप्स के अंदर देयर आर टीथ एंड देयर इज अ टंग। सो वी हैव अ टंग एंड वी हैव अ टीथ विच हेल्प अस इन swallowing ऑफ फूड एंड स्टार्ट द इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पर दे आर बॉर्डर्ड बाय लिप्स, और लिप्स ही हेल्प करते हैं माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। अंदर टीथ हैं, ठीक है, यहाँ पर है टीथ और उसके साथ में यहाँ पर है टंग। तो ये जो टंग और टीथ है ये हमारे खाने को यहाँ पर इनिशियली डाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दांत है ना हमारे, ये दांत खाने को च्यू करना शुरू कर देते हैं। तो हम खाना कैसे खाते हैं? हम काऊ की तरह तो नहीं खाते ना। काऊ कैसे खाती है? काऊ घास खाना शुरू करती है, सब कुछ स्वॉलो कर जाती है। तो पहले वो सारा खाना स्वॉलो कर जाती है, उसके बाद आराम से बैठती है, उस पूरे खाने को वापस से माउथ में लाती है, फिर उसको च्यू करके उस खाने का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। हम एक बाइट लेते हैं और बोला जाता है कि एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए ताकि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को मुश्किल ना हो इस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो सबसे पहला स्टेप है डाइजेशन का इस खाने को च्यू करना, जो करते हैं हमारे दांत। तो जैसे ही हमने माउथ से ये खाना अंदर लिया तो अब यहाँ पर क्या होगा, खाना, दांत हमारे इस खाने को छोटे 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 पीसेस में ब्रेक करना शुरू कर देंगे। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो दांत है ना ये कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे जो दांत है ना वो 4 तरह के होते हैं हमारे माउथ में। कौन कौन से हैं? तो आप सामने के ये 4 दांत देख रहे हो, ये वाले, यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी, ये जो शार्प हैं वो नहीं, उससे बीच में, दोनों ही जॉ में बीच में 4 दांत हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज इंसीजर्स। क्या बुलाते हैं? इंसीजर्स। और फिर यहाँ पर इन्हीं के साइड में हमें 2 पॉइंटेड टीथ देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं केनाइन्स, ठीक है। केनाइन्स के बाद हमें 2 दांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं थोड़े ब्रॉड से, इन्हें हम बुलाते हैं प्री मोलर्स, ठीक है। और फाइनली लास्ट में ये 3 हैं जिन्हें हम बुलाते हैं मोलर्स, राइट। तो बात समझ आ गई। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ आर टीथ, डिफरेंट टीथ विच आर प्रेजेंट इन आर माउथ। कौन कौन से हैं? सो द फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, राइट। फिर जो शार्प पॉइंटेड टीथ हैं दे आर द केनाइन्स। देन वी हैव प्री मोलर्स एंड फाइनली वी हैव मोलर्स, राइट। तो इंसीजर्स, ये जो बीच में 4 दांत है, तो मैं इनका नंबर लिख रही हूँ एवरी जॉ। तो ये अपर जॉ है एंड दिस वन इज द लोअर जॉ। तो लोअर जॉ और अपर जॉ में बराबर होते हैं ये दांत। तो मैं एक जॉ का नंबर लिख रही हूँ। सो यू जस्ट हैव टू एड द अपर जॉ, ठीक है। तो मैं लोअर जॉ का लिख रही हूँ। सो इंसीजर्स 4 होते हैं, ये जो सेंटर में 4 दांत हैं, दीज आर द इंसीजर्स। फिर जो साइड में पॉइंटेड हैं 2, दे आर
कैनाइन्स, फिर उसके आगे 2 और हैं, 2 भी नहीं 4 हैं, दोनों साइड पे 2 और 2, ठीक है। सो ये जो हैं दीज आर द प्रीमोलर्स एंड फाइनली वी हैव 6 मोलर्स इन ईच जॉ। सो these are the molars, right? So these are the teeth which are present in our mouth. अब हर एक टीथ का होना ना एक अलग फंक्शन रोल प्ले करता है हमारे माउथ में। तो जैसे इंसीजन, जो हमारे फ्रंट वाले दांत है ना, वो कुछ ऐसे थोड़े फ्लैटिश टाइप के दांत होते हैं और ये 4 होते हैं फ्रंट में इन मिडल ऑफ ईच जॉ। इनका काम होता है बाइट करना और कट करना, ठीक है। तो अगर एक मान लो आपको एक चॉकलेट खानी है तो आप क्या करोगे, आप इन्हीं दांतों के बीच में चॉकलेट रखोगे और उसको बाइट कर लोगे, ठीक है। तो इन दांतों का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, क्लियर। उसके बाद कैनाइन्स, तो कैनाइन्स एक एक हैं दोनों साइड पे, 4 दांत हैं विच आर इंसीजर्स और उनके साइड में दोनों साइड पर एक एक जो दांत है दे आर द कैनाइन्स। सो आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ, ये काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और इनका काम होता है टीयरिंग। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक चिप्स का पैकेट है, मुझसे नहीं फट रहा है, तो आप क्या करोगे, अब फटाफट ऐसे कैनाइन सामने करोगे और उसको कैनाइन्स के बीच में पैकेट को रखोगे और फाड़ दोगे, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका काम है टीयरिंग। तो पैकेट नहीं फाड़ना चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट, लेकिन इन तीखे दांतों का काम है फूड को टीयर करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का क्या काम है, प्रीमोलर्स जो हैं वो हमारे 2 हैं हर साइड पे, तो टोटल एक जॉ में है 4, ठीक है। सो 2 ऑन ईच साइड ऑफ द कैनाइन इन ईच जॉ, इनका काम है फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना। तो बेसिकली जब हमने खाना खाया है तो अब इस खाने को हम यहाँ पर आगे वाले दांत के पास तो नहीं लाते हैं, ये सारा खाना हमारे पीछे वाले दांतों की तरफ जाता है और हम धीरे 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 इसको च्यू करते रहते हैं। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। द नेक्स्ट वन इज द मोलर्स। मोलर्स लास्ट में, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है और ऊपर में यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। सो दीज आर द लास्ट 3 ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ। हर एक जॉ में दोनों ही साइड पर 3-3 दांत है, ठीक है। नाउ दे आर ब्रॉड अनइवन सर्फेसिस फॉर फाइनर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड। तो अगर हम प्री मोलर और मोलर को देखें तो मोलर्स ना ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और इनका जो सरफेस है वो काफ़ी अनइवन होता है। तो अगर खाने को हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड और डीपली क्रश करना है तो उसके लिए हमारे मोलर्स ही हेल्प करते हैं। तो आप सोचो, जब भी ना हम खाना खाते हैं तो हम खाने को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और फिर यहाँ पर खाने को च्यू करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने वो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो खाने को डाइजेस्ट नहीं, खाने को च्यू नहीं करते हैं, वो अपना खाना यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि खुद ही हमारे मोलर्स चलेंगे और ये क्रश हो जाएगा। तो यहाँ के जो दांत हैं ना, ये बेसिकली हेल्प करते हैं, जो पीछे वाले दांत हैं प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये हेल्प करते हैं हमारे खाने को क्रश और ग्राइंड करने में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर खाना ज़्यादा देर रहता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों में ये जो पीछे वाले दांत हैं ना, ये ज़्यादा खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि खाना ज़्यादा यहाँ पर रहता है, इन दांतों के बीच रहता है, यहाँ पर फाइन क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है फूड की। तो यहीं से कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इस खाने के फंसने की वजह से ही यहाँ के दांत भी जल्दी खराब होते हैं। तो आपने थोड़ी देर पहले एक फोटो देखी थी, एक डायग्राम देखा था जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें ब्लू कलर के जर्म्स भी मैंने दिखाए थे। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए थे ना जो मम्मी की बात नहीं सुनते हैं और 2 टाइम ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना है, नहीं तो आपके माउथ में भी ऐसे जर्म्स घूमते रहेंगे। क्लियर? तो आपको हर एक टीथ का फंक्शन समझ आया। अब देखो, ये तो वो दांत है ना जो एडल्ट्स में होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब कुछ ऐसे दांत होते हैं जो कि हमारे माउथ में होते हैं मोलर्स के भी बाद में, जिन्हें हम लास्ट मोलर भी बोलते हैं। इन्हें हम बुलाते हैं विजडम टूथ। तो अभी आप कितने साल के हो? आप हो क्लास 6 में, ठीक है। आप कितने साल के हो? 12 साल के,
13 साल के, 11 साल के, यही एज ग्रुप होगा आपका 11 to 13 वाला। तो इस टाइम पर ना आपके पास क्या है, आपके पास सारे दांत हैं लेकिन अभी तक ये दांत नहीं आया है, दैट इज द विजडम टूथ। तो विजडम टूथ आपके मोलर्स के भी पीछे आते हैं और इन्हें हम हिंदी में बुलाते हैं अक्कल दाढ़। तो ये बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी में, मतलब हमारे माउथ में ये थोड़ा लेट आते हैं। जैसे इनिशियली 5 से 6 साल तक जो हमारे माउथ में दांत रहते हैं वो होते हैं कौन से, मिल्क टीथ, ठीक है। तो ये जो मिल्क टीथ है ना, इनको फिर 5-6 साल बाद रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ। तो 12-13 साल तक ना आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं कि अब आपके माउथ में फिर से नया सेट नहीं आएगा दांतों का। उसके बाद जब आप 17 to 20 ईयर्स की एज में होते हो ना, तब आपके पीछे दांत आने लगते हैं और उन्हें हम बुलाते हैं अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ, ठीक है। क्योंकि ये हमारे माउथ में लेट आते हैं हमारे लाइफ में, तो इसलिए हम इन्हें विजडम टूथ बुलाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो विजडम टूथ है ना, ये गम्स के बाहर ही नहीं आ पाता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ दांत तो है लेकिन आपको ना ऐसे दर्द सी होगी, बट ये नहीं पता चलेगा कि दर्द हो क्यों रही है, दांत भी ठीक है, दर्द क्यों हो रही है। तो एक दांत आपके अंदर आना शुरू हो जाता है गम्स में कुछ ऐसे, जो कि बाहर नहीं निकलता है और ये कॉन्टिन्यूसली आपके इन दांतों को, मोलर्स को ऐसे पुश करता रहता है, जिसकी वजह से आपको एक पेन वाली सेंसेशन होती है। तो फाइनली क्या किया जाता है कि इन विजडम टूथ को रिमूव कर दिया जाता है ताकि आपकी बाकी सारे दांत ठीक रहें। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब ये दांत इधर इस दांत को पुश कर रहा है ना, जब विजडम टूथ मोलर को पुश कर रहा है, तो उस चक्कर में ना यहाँ पर इन दांतों के खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो जब आपको ऐसा दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाओ, अपना दांत निकलवाओ और खुश रहो एकदम से, ठीक है। इनके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। इनकी हमारे एंसेस्टर्स को बहुत ज़रूरत होती थी, लेकिन आज हमें इनकी इतनी ज़रूरत है नहीं, राइट। तो आप समझ गए कितने तरह के दांत हैं। अब वही दांतों की मेन क्लासिफिकेशन, दैट इज द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। तो ये आते हैं 5 से 6 साल तक, यही दांत होते हैं किसी भी बच्चे के मुंह में, और ये होते हैं टोटल 20 इन नंबर। तो इसमें इंसीजंस पूरे 8 हैं, नीचे 4 ऊपर 4, ठीक है। फिर केनाइन्स भी 4 हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, राइट। फिर मोलर्स हैं यहाँ पर 8, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर प्री मोलर्स नहीं है, ठीक है। बात समझ गए। अब हम आते हैं परमानेंट टीथ की तरफ। तो ये जो मिल्क टीथ है ना, ये 5 से 6 साल बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, और हर एक दांत के बदले एक नया दांत आ जाता है। एंड बाय द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स ये सारे के सारे दांत रिप्लेस हो जाते हैं कुछ नए दांतों से, और इन्हीं दांतों को हम परमानेंट टीथ बुलाते हैं। अब ये होते हैं टोटल 32 इन नंबर, ठीक है। तो नीचे वाले जॉ में भी 16 होंगे और ऊपर वाले जॉ में भी, तो इसका मतलब है 16 टीथ इन ईच जॉ। तो अब इनका दांतों का काम क्या है? दांतों का काम है कि खाने को अच्छे से तोड़ मरोड़ के, छोटे छोटे क्रश करके, मतलब इतना ग्राइंड और क्रश करके अब उस खाने को हम आगे भेजेंगे। उससे पहले इस खाने को नहीं भेजेंगे, ताकि उस खाने का जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो इजी हो जाए, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ दांत ही नहीं है, वी ऑल्सो हैव टंग। टंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे खाने में। तो यहाँ पर टंग क्या है? टंग इज दिस फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारे माउथ के फ्लोर से अटैच्ड होती है, ठीक है। सो वी कैन ईजिली मूव द टंग। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो दांत होते हैं और टंग होती है, दे हेल्प अस टू स्पीक। तो आप जैसे अभी मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं या आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे, ठीक है, तो वो सुनने में कुछ अलग लगता है। वहीं पर वो लोग जिनके माउथ में दांत नहीं होते, कि कभी उनकी आवाज़ सुनी है, वो कैसा बोलते हैं, वो ढंग से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास दांत नहीं है और इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दांतों को संभाल के रखना है ताकि आप लाइफ लॉन्ग आराम से बोल पाओ,
राइट। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला इसका फंक्शन है फूड की टेस्टिंग। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने खीर बनाई है, जल्दी से इसको टेस्ट करके बताओ, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट खाना खाओगे, टंग से टच करोगे, है ना। तो टंग क्या कर रहा है? टंग बेसिकली आपको टेस्ट करने में हेल्प कर रहा है फूड को, राइट। दूसरा, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग विद द वाटरी सिक्रीशन, जिसे हम सलाइवा बुलाते हैं। इस सलाइवा के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग विद द वाटरी सिक्रीशन दैट इज सलाइवा विद द फूड। तो अब हमने खाना खाया, इमेजिन करो अपना फेवरेट खाना, मेरे हैं राजमा चावल, आप इमेजिन करो अपना फेवरेट खाना कौन सा है? कई बच्चों ने रसगुल्ले सोचे होंगे, कई बच्चों ने केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी सोचा होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा, आपके मुंह में पानी आया? बिल्कुल आया। आप स्कूल से भागे भागे आए, मम्मा आज क्या बना है? मम्मा ने बोला बेटा आज तो तुम्हारा फेवरेट पालक पनीर बना है। आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि वाह मम्मा, ठीक है। तो ये जो सिक्रीशन आपके माउथ में, जो पानी आया ना आपके मुंह में, दिस इज सलाइवा, ठीक है। तो ये सलाइवा के साथ हमारे खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है टंग, और सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड के डाइजेशन में, जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फंक्शंस पढ़ रहे हैं टंग के। देन मैनिपुलेट्स फूड वाइल च्यूइंग। तो अब खाने का क्या होता है? खाने को इधर से उधर घुमाना पड़ता है ताकि हमारा खाना प्रॉपरली मिक्स हो जाए सलाइवा के साथ, और प्रॉपर यहाँ पर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो जाए हमारे फूड की। तो इस खाने को इधर से उधर करने में भी हमारी टंग ही हेल्प करती है। नाउ स्वॉलोइंग ऑफ फूड। अब जब हमने प्रॉपरली खाने को च्यू कर लिया है, अब हमें खाने को स्वॉलो करना है। तो इस स्वॉलोइंग के प्रोसेस में भी टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ खाओ, ऐसा करो, फटाफट से उठो, किचन में जाओ, अपना फेवरेट कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्किट, कुछ भी लेकर आओ, इसको च्यू करो, और च्यू करने के बाद इसको स्वॉलो करने की कोशिश करो। देन फील दैट प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग। आप वहां पर अपनी टंग का यूज कर रहे हो उस खाने को स्वॉलो करने में, ठीक है। देन क्लीनिंग द टीथ विद फूड पार्टिकल्स व्हेन फूड पार्टिकल्स आर स्टक इन इट। तो बहुत टाइम में ऐसा होता है ना कि हमारे मुंह में ना खाना जो है दांतों में चिपक गया है, तो कैसे करते हो? You just do like this, right? You just move your tongue. So that cleaning of teeth is also done with the help of tongue. Then it also helps us in speaking. जैसे मैंने अभी बताया था कि वो लोग जिनके पास दांत नहीं होते, तो उनकी आवाज़ देखना कैसी आती है, वो प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं। और वो लोग जिनकी कई बार बर्थ डिफेक्ट होता है कि टंग नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। तो दांत और टंग दोनों ही हेल्प करती है हमारी स्पीकिंग में, right? So I hope this much is clear. Now we will discuss the taste buds in our mouth. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये जानना। तो चलो माउथ के टेस्ट बड्स देखते हैं। टेस्ट बड्स कहाँ होते हैं? हमारी टंग के ऊपर। So now talking about the taste buds, तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है, जो हमारी टंग की टिप है, ये वाला एरिया जो है, we have taste buds for sweetness। तो जैसे ही हमने कुछ, मैंने बोला कि खीर बनाई है, टेस्ट करो, तो आप एकदम ऐसे उंगली, आप टिप पे टच करोगे, आपको एकदम से टेस्ट आ जाएगा। वहीं पर कुछ खाना ऐसा होता है जो थोड़ी देर बाद हमें समझ आना लगता है कि वो है कैसा, जैसे कि सॉल्टी। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये सॉल्टी वाला, यहाँ पर सॉल्ट वाले टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर साइड्स में होते हैं सावर के लिए टेस्ट बड्स, मतलब खट्टा टेस्ट करने के लिए, राइट। और फिर लास्ट में एट द बैक ऑफ द टंग होते हैं बिटर वाले टेस्ट बड्स। तो जैसे कई बार हम खाना खाते हैं ना, तो कोई बोलता है कि यार ये तो बड़ा कड़वा है, आप बोलते चलो मैं टेस्ट करूं, तो आप खाना शुरू करते तो धीरे धीरे आपको ना, इनिशियली आपको लगता है कि नहीं यार कड़वा तो नहीं है, लेकिन बाय द टाइम दिस फूड रीचेज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द टंग ना, तब आपको रियलाइज होता है हाँ यार ये तो बड़ा कड़वा है। तो पहले वो स्वीट लगता है और फिर बाद में वो कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि जो बिटरनेस वाले टेस्ट बड्स हैं ना, वो आपकी टंग के बैक पर जाके हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर जब भी आप कोई खाना खाते हो, तो इन्हीं टेस्ट बड्स से ही उस खाने की टेस्टिंग होती है। यही टेस्ट बड आपको ये बताते हैं कि वो खाना स्वीट है, सॉल्टी है, सावर है या बिटर है,
right? So these are the taste buds in our mouth. Now coming on to the salivary glands. तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम ना दो चीजों से बना है, कौन कौन सी थी, जस्ट रिकॉल, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। सो दे वर द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, बताया था ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड के नाम बताए थे, कौन कौन से थे, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पैनक्रियाज, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, माउथ में। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो ये जो आपको पिंक वाले पोर्शंस दिख रहे हैं, दीज ऑल रिप्रेजेंट द सलाइवरी ग्लैंड। तो बेसिकली हमारे पास 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। सबसे पहला होता है टंग के नीचे, राइट। तो सबसे पहला जो है वो हमें मिलेगा टंग के नीचे, जो हमारी टंग है उसके नीचे पहला पेयर होता है, मतलब पेयर मतलब 2 होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एट द बेस ऑफ द ईयर, यहाँ जैसे पीछे ईयर के बेस पर जाके। और जो तीसरा होता है ना, वो हमें देखने को मिलता है अपने जो इनर साइड है वहां पर लोअर जॉ के साथ एक एंगल बनाता हुआ, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये बेस ऑफ द ईयर है यहाँ पीछे जैसे जाकर, और ये एट द इनर साइड ऑफ द एंगल ऑफ द लोअर जॉ के साथ एक एंगल से में हमें ये दिखाई देता है। सो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं एक वाटरी सिक्रीशन जिसे हम बुलाते हैं सलाइवा। तो यहाँ पर क्या है, वाटरी सिक्रीशन जिसे हम सलाइवा बुलाते हैं। ये सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताओ कि खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि पेट में डाइजेस्ट होता है। मैम ये भी कोई क्वेश्चन था? तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे माउथ में। माउथ में कौन करता है, बस यही एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ये सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है एक एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट है, और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा यहाँ पर खाने की डाइजेशन को शुरू कर देता है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स कि खाना जो हम खाते हैं उसकी डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, सो योर आंसर विल बी माउथ। तो खाने की डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको और स्पेसिफिक तरफ को भी हम बढ़ेंगे। तो सलाइवा क्या है, सलाइवा एक फ्लूइड है जिसमें पानी है, सॉल्ट्स हैं और कुछ सलाइवी म्यूकस है, राइट। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स है, जो सलाइवा में जो एंजाइम हैं वो होते हैं अमाइलेज। कौन से अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का क्या है, जितना भी स्टार्च है हमारे फूड में। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा ही नहीं था। तो बिल्कुल, आपने स्टार्च के नाम से तो ये पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा है ये कार्बोहाइड्रेट के नाम से। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्टार्च की डाइजेशन शुरू कर देता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे सलाइवा में। ये जो अपना फेवरेट खाना सोचते ही जो मुंह में पानी आ जा रहा है ना, ये सलाइवा है, और इस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। शुगर मतलब ये मॉल्टोज में हमारे खाने को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए कई बार जैसे आप बॉइल्ड राइस खाते हो या ब्रेड खाते हो जो एक्चुअल में टेस्टलेस होती है, लेकिन इसमें होता है स्टार्च। तो जब आप इस खाने को प्रॉपर्ली, ब्रेड को या बॉइल्ड राइस को प्रॉपर्ली च्यू कर लेते हो ना, तो धीरे 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 इससे ये स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होने लगता है शुगर में, और थोड़ी देर बाद ना यही टेस्टलेस राइस या फिर ब्रेड आपको स्वीट लगने लग जाते हैं। सो क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। शुगर कैसी होती है, स्वीट होती है भाई, हमें तो यही पता है। तो यहाँ पर आपको मीठा लगने लग जाएगा वही खाना, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन दैट हैपन्स इन आवर माउथ। तो सलाइवा, ये जो वाटरी सिक्रीशन है इसमें है सलाइवरी अमाइलेज, और यहाँ पर डाइजेशन शुरू किसकी होगी, अब बताओ,
माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाती है, हमें समझ आ गया, लेकिन किसकी डाइजेशन? हमें प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट कराने हैं, फैट्स भी कराने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कराने हैं। तो माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमारे माउथ में डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। रिमेंबर, यहां पर डाइजेशन बिगिन हुई है। क्या हुई है? डाइजेशन बिगिन हुई है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, बिगिन हुई है, और वी कैन राइट इनिशिएट हुई है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी, बस यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो गए हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शंस ऑफ सलाइवा, अब हमने पढ़ा कि जो सलाइवा है ना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सॉल्ट्स भी हैं, इसमें एंजाइम्स भी हैं। तो ये जो सलाइवा है ये क्या कर रहा है? इसमें पानी भी है, ये हमारे माउथ को एक तरह से गीला कर रहा है और लुब्रिकेट कर रहा है। कई बार होता है ना कि एकदम माउथ ड्राई हो जाता है, तो तब सलाइवा भी नहीं निकल रहा होता, कुछ टेस्टी खाना भी समझ भी नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खाना जो है ये बोलते बोलते ही ना मेरे माउथ में तो खूब सारा सलाइवा निकल रहा है, मुझे अपना हर फेवरेट खाना याद आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा माउथ है उसको मॉइस्ट और लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है कौन? सलाइवा। और सलाइवा जो है ये बोलने में भी हेल्प करता है हमारी, और दूसरा जो खाना हम खाते हैं उसको स्वॉलो करने में भी। तो हमने क्या किया, हमारे दांतों ने खाने को अच्छे से ग्राइंड कर दिया, क्रश कर दिया। अब इस खाने को स्वॉलो करने में भी, उसको एक गोला बनाने में, एक गीला सा गोला बनाने में भी सलाइवा ही हेल्प करता है। सुनने में बड़ा यकी लग रहा है बट दिस इज द ट्रूथ, राइट। ओके, सो नाउ इट ऑल्सो क्लीन्स द माउथ। अब ये सलाइवा होता है तो ये हमारे माउथ को भी, क्योंकि वाटरी सिक्रेशन है तो जो इधर उधर कुछ फंसा भी होता है ना, तो उसको भी निकालने की कोशिश करता है ताकि हमारे माउथ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और हमारे माउथ में जर्म्स को भी किल करता है। देन इट बाइंड्स द फूड पार्टिकल्स एंड मेक्स इट अ मास कॉल्ड बोलस। तो यहाँ पर जो हमने खाना खाया है ना, उन सारे फूड पार्टिकल्स को ये आपस में बाइंड कर देता है और एक छोटा सा गोला बना देता है जिसे हम बोलस बुलाते हैं। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जो कि हमने डिस्कस किया ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर ये सलाइवा में एक एंजाइम है कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट्स इन एलिमेंट्री कैनाल? इन द माउथ। किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने स्टार्ट बोला है, कंप्लीट नहीं। रिमेंबर दैट, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो नाउ लेट अस टेक अप सम सिंपल क्वेश्चंस, बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा। ट्रू फॉल्स हैं, सबसे इजी, मुझे तो बड़ा मजा आता था बचपन में भी ट्रू फॉल्स करने का। सो द क्वेश्चन इज, विजडम टूथ अपीयर एट द एज ऑफ 5 to 6 years व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। तो जो हमारे विजडम टूथ है, मैंने बताया ना कि 32 दांत तो आ चुके हैं 12 से 13 की उम्र में, ठीक है। लेकिन विजडम टूथ कब आते हैं? जब हम और बड़े हो जाते हैं, 17 to 20 ईयर्स की एज में। तो यहाँ पर लिखा है कि विजडम टूथ 5 से 6 साल में, ये अक्ल दाढ़ 5 से 6 साल में आती है। बिल्कुल नहीं आती है, किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आती है ये। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तब नहीं आती है, जब बच्चा स्कूल से निकल लेता है ना, जब 12th भी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद विजडम टूथ आना शुरू होते हैं, ठीक है, याद रखना। नाउ the temporary set of teeth includes incisors, canines, premolars only। तो जब हमने एक वो छोटा सा फ्लो चार्ट सा पढ़ा था मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो मिल्क टीथ है ना वहाँ पर सिर्फ 3 तरह के दांत होते हैं। एक तो 20 ही होते हैं, सिर्फ 20 टीथ होते हैं मिल्क टीथ में, और उसमें इंसीजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, और प्री मोलर्स नहीं होते हैं, सिर्फ मोलर्स होते हैं। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। चलो आगे, सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू मोल्टोज। ये तो हमने अभी पढ़ा ना, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मोल्टोज क्या है? एक तरह की शुगर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ आ गया सबको? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हम माउथ डिस्कस कर चुके हैं, दांत, सलाइवा, सब कुछ। अब आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट इज ईसोफेगस, या जिसे हम
फूड पाइप भी बुलाते हैं। तो ये जो फूड पाइप है ना, ये एक तरह की एक पाइप ही है जो माउथ के पीछे से शुरू होती है और ये जाती है टिल द स्टमक, ठीक है। तो ये माउथ से, मान लो यहाँ माउथ है, माउथ से शुरू होगी और ये स्टमक तक जाएगी, तो एक ऐसी ट्यूब है। सो इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन थ्रू द चेस्ट, चेस्ट से होके अब ये जाती है स्टमक में, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या काम है? इसका काम है, एक तो ये कनेक्ट कर रही है हमारे माउथ को और स्टमक को, और यहाँ पर खाना जो है वो मूव करता है इस ईसोफेगस से बाय पैरास्टालिसिस मूवमेंट। पैरास्टालिसिस मूवमेंट मतलब एक वेव जैसी मूवमेंट, मतलब कैसी? एक ऐसी मूवमेंट होती है हमारी ईसोफेगस में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। इस मूवमेंट को हम पैरास्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं और ये मूवमेंट हेल्प करती है खाने को मूव करने में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसोफेगस में ये मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पैरास्टालिसिस मूवमेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, जिससे खाना मूव करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। अब ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती है। रिमेंबर, यहां कोई डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो यहां पर बस काम यह है कि इसको खाना माउथ से लेके स्टमक में डिलीवर करना है, राइट। सो आई होप ईसोफेगस इज क्लियर। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बुलाते हैं। द नेक्स्ट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टमक, पेट, जहां पर हम ये बोलते हैं कि खाना तो पेट में ही डाइजेस्ट होता है, राइट। लेकिन खाना पेट में नहीं, बहुत सारी जगह डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये एक इलास्टिक बैग जैसा है जिसकी वॉल्स काफी हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं, और यहाँ पर इस की जो वॉल्स हैं उसमें होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिन्हें हम बुलाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस सिक्रीट करते हैं जिसे हम बुलाते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी आप ये वर्ड गैस्ट्रिक पढ़ोगे तो ये जो वर्ड है ना, ये रिलेटेड है स्टमक से। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। जहां पर भी वर्ड गैस्ट्रिक आएगा मतलब हम पेट से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में ना 3 चीजें होती हैं, एक वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl भी लिखते हैं, और एक पेप्सिन, ठीक है। बस पहले तो 3 चीजें समझ लो क्या क्या हैं। कई बार ना जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पर वाटर की जगह ना आपको म्यूकस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप म्यूकस भी लिख दो या पानी लिख दो, क्लास 6 में दोनों ही ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हर एक का फंक्शन। सबसे पहले हम चलेंगे HCl की तरफ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे कि ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड है मतलब pH काफी लो होगा। pH लो है तो अब देखो, हमने जब खाना खाया तो हमने तो अपनी तरफ से साफ सुथरा खाना पकाया था, बट हो सकता है कि इस साफ सुथरे खाने में ही कुछ जर्म्स हो जो हमें ना पता हो। तो इन जर्म्स को किल करने का काम करता है HCl। अब माउथ में तो डाइजेशन हो गई जो शुरू होनी थी, जब खाना स्टमक में आएगा तो ये खाने के साथ जो जर्म्स आएंगे उनको किल करेगा, उनको मारने का काम करेगा। तो यहाँ पर खाने में जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे बाय HCl। HCl उनको खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये क्या करेगा? इसका दूसरा काम ये है कि यहाँ पर ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम है पेप्सिनोजन, ठीक है। जहां पर भी ये जन वर्ड आ जाता है इसका मतलब कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये इस एक इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में? पेप्सिन की फॉर्म में। अब पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन्स, तो यहाँ पर पेप्सिन डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन्स को, ठीक है। तो अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पर ये जो डाइजेशन है ना, ये बिगिन होती है या फिर इनिशिएट होती है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में शुरू हुई और प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हुई कहाँ पर? स्टमक में।
रिमेंबर दैट, राइट। तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो चुकी है। अब ये जो डाइजेशन, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, अब अगर आप इसमें देखो ना तो HCl काफी एक एसिडिक कंडीशन है, और जो हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, और ये जो स्टमक की वॉल्स है ना, इसको भी तो ये HCl डिग्रेड कर सकता है, हमारे स्टमक की वॉल्स को खराब कर सकता है, लेकिन उसको बचाने का काम करता है ये म्यूकस। तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम एसिड, राइट। तो तीनों का फंक्शन समझ आया। वाटर की जगह अगर आप म्यूकस भी लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन, तो ये तीन चीजें हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में ये ही तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम बात करें ना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो चुकी है, किसकी, प्रोटीन की, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होगी। नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट को अभी तक डाइजेस्ट होना था वो माउथ में हो चुका है। अब यहाँ पर सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टॉप है, राइट। सिर्फ शुरू हुई है प्रोटीन्स की डाइजेशन, ओके। तो अब स्टमक में क्या हुआ कि प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन किसने स्टार्ट की, पेप्सिन ने स्टार्ट की। तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पेप्टोन्स में, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो पेप्टोन्स में इनकी कन्वर्शन शुरू हो जाएगी। वहीं पर जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन किसने शुरू की थी, सलाइवरी अमाइलेज ने। किसने, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने इन कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था इनटू शुगर, क्लियर। अब यहां पर ना एक और एंजाइम है जो केसिन, केसिन क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है जो हमारे खाने में होगा, ठीक है। तो ये एक मिल्क प्रोटीन है। इस मिल्क प्रोटीन को एक एंजाइम होता है रेनिन, जो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये तीनों जो है ना, इनको बस रिएक्शन फॉर्म में याद रख लेना, ठीक है, जब भी आप डाइजेशन को पढ़ोगे। तो अब क्या होता है कि स्टमक में ना खाना काफ़ी देर रहता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तक जो हम खाना खाते हैं ना, वो हमारे पेट में ही रहता है। तो यहाँ पर प्रॉपर चर्निंग होती है फूड की, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ प्रॉपरली मिक्स किया जाता है फूड को, और फाइनली एक पल्प लाइक थिक पेस्ट बन जाता है जिसे हम बुलाते हैं काइम। ये जो काइम है, फाइनली इट इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए एक सेशन में ये सारी चीज़ें समझना, ठीक है। सो आई होप इतना आपको स्टमक तक की डाइजेशन आपको समझ आ चुकी है। तो इससे पहले कि हम अपना सेशन कंक्लूड करें ना, एक क्वेश्चन पूछ लूंगी। नेम द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड बाय द स्टमक एंड गिव देयर फंक्शन। तो जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक सिक्रीट करता है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स बताओ। सो वन इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन देयर इज पेप्सिन, ठीक है, और जो लास्ट वन है इट इज म्यूकस। HCl का क्या काम है, टू डिस्ट्रॉय जर्म्स दैट कम्स अलोंग विद द फूड, ठीक है। तो यहाँ पर जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है। दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है यहाँ पर ये जो एक एंजाइम है जिसे हम बुलाते हैं पेप्सिनोजन। इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, ठीक है। तो एक्टिवेट करके इसको कन्वर्ट कर देना पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन यहां पर डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को और ये बनाएगा पेप्टोन्स, ठीक है। अब म्यूकस बचता है, तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम है हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम
action of the acid, that is HCl, which is present in the gastric juice itself. Right? तो समझ आ गया, recall हो गया सारा का सारा. So this was all from the today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood each and everything from this session. So I will see you in next session जहाँ पर हम बचे हुए topics को discuss करेंगे. Till then you all take care, and as you all know, learn हो हम मतलब free है पर best है.